नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। इस वक्त दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध की तैयारी हो रही है और देशों के अंदर ही गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग को लगभग 1400 दिन हो चुके हैं। उधर चीन ताइवान में भी तनी हुई है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, ताइवान अपनी आजादी दोहराता है। मिडिल ईस्ट में हर दिन किसी न किसी मोर्चे पर जंग की आहट है। कहीं युद्ध की तैयारी, कहीं बगावत, कहीं सत्ता की बेचैनी। किसी भी जगह कोई स्थायी या अस्थायी समाधान नहीं है। दुनिया के कई दूसरे देशों का भविष्य भी बड़े देशों की इसी खींचतान में फंसा है, क्योंकि जब बड़े भिड़ते हैं तो कहते हैं ना, छोटे देशों की जमीन सिर्फ शतरंज बनकर रह जाती है। इस वक्त दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध की तैयारी हो रही है और देशों के अंदर ही गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग को लगभग 1400 दिन हो चुके हैं। उधर चीन ताइवान में भी तनी हुई है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, ताइवान अपनी आजादी दोहराता है। मिडिल ईस्ट में हर दिन किसी न किसी मोर्चे पर जंग की आहट है। कहीं युद्ध की तैयारी, कहीं बगावत, कहीं सत्ता की बेचैनी। किसी भी जगह कोई स्थायी या अस्थायी समाधान नहीं है। दुनिया के कई दूसरे देशों का भविष्य भी बड़े देशों की इसी खींचतान में फंसा है, क्योंकि जब बड़े भिड़ते हैं तो कहते हैं ना, छोटे देशों की जमीन सिर्फ शतरंज बनकर रह जाती है। आधी रात को दहल उठा काराकास। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बनाया गया बंदी। अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा हमला। उधर निशाने पर हैं रूस के शहर। मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर हमला। चीन ताइवान में लगातार बढ़ रही है तनातनी। ईरान में विद्रोह हो रहा है तेज। मिडिल ईस्ट में पुराने दोस्त जंग के मुहाने पर हैं। वेनेजुएला की राजधानी आधी रात को दहल उठी। तेज धमाके हुए, आग के गोले बरसे और आसमान में धुएं का गुबार उठा। ये वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. लड़ाकू विमानों ने बम गिराए, इमारतें हिल गईं और धुएं का गुबार छा गया। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी जो अमेरिका को एक स्वतंत्र देश पर हमला करना पड़ा? क्या मादुरो के दुश्मन हो गए हैं ट्रंप?
किस अधिकार से अमेरिका स्वतंत्र देश में अपनी सेना उतार रहा है? Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई के पीछे 3 बड़े कारण गिनाए हैं। कारण नंबर 1, माइग्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि वेनेजुएला की वजह से लाखों प्रवासी अमेरिका की सीमा पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2013 से अब तक करीब 80 लाख वेनेजुएला वासी देश छोड़ चुके हैं और अमेरिका आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके ही देश में गिरफ्तार कर सकता है, क्या वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता? तो इंटरफेरेंस है किसी दूसरे देश में इस तरह से एक चीज इसमें हम लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है कि जो उन्होंने 5 दिसंबर को एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, तो उसमें अमेरिका ने अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो कोई ऐसी चीज नहीं होने देना चाहते जो उनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो मदुरो को और जो पूरा ये वेनेजुएला का सिस्टम है, दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ अमेरिका। अच्छा, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, जैसे पावर डिफरेंशियल, जिसको कहते हैं पावर डिफरेंशियल सो मच है वेनेजुएला और यूएस में, यूएस जो चाहता अपने नेबरहुड में जो चाहता कर सकता है। तो उन्होंने ये ऑपरेशन, आपको याद हो कुछ साल पहले उन्होंने पनामा में ऐसा किया था कि वहाँ के प्रेसिडेंट नोरिगा थे, उनके प्रेसिडेंट उस वक्त, उनको भी ऐसे ही उठा लिया था। कारण नंबर 2, ड्रग्स। दूसरा बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला से कोकेन तस्करी और अमेरिका में फेंटेनाइल संकट फैल रहा है, इसीलिए 2 वेनेजुएलन गिरोहों को आतंकी घोषित किया गया। Land strikes on Venezuela. It's land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. You know, if we were in a war and we lost 300,000 people in a year, because that's what the real number is. It's not 100. You know, you keep hearing 100. And it's a lot worse than that because the families are devastated when they lose their child. If we were in a war and we lost 2 or 300,000, but I think it's more than 300,000, and that's a war that's like a war that would be unparalleled. Nobody's ever seen anything like that. And that's what's happening. So it doesn't necessarily have to be in Venezuela. It's people that are bringing in drugs to our country or target. लेकिन सवाल है कि जब अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा अमेरिका के पास है, तो पूरे संकट की जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्रपति मादुरो पर क्यों? कारण नंबर 3, तेल। ये आरोप है या कार्रवाई का बहाना। दरअसल ये कहानी पिछले साल दिसंबर से शुरू होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में वो कह दिया जो आमतौर पर वैश्विक ताकतें पर्दे के पीछे कहती हैं। वेनेजुएला ने हमारे तेल के अधिकार छीन लिए। हम अपना तेल, अपनी जमीन और अपनी संपत्ति वापस चाहते हैं। उन्होंने हमारी कंपनियों को वहां से निकाल दिया और हम इसे वापस चाहते हैं। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
यानी सारा खेल तेल का है। लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला का तेल कैसे अमेरिका का हो गया, किस कानून के तहत, किस नैतिकता के आधार पर। 1976 में वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। तेल जो सदियों से उसकी जमीन के नीचे था, उसे अपनी संप्रभु संपत्ति घोषित किया। 2007 में राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने विदेशी कंपनियों के बजाय देश को मालिक बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर जाना पड़ा। यहीं से शुरू होती है अमेरिका की नाराजगी और आर्थिक प्रतिबंध की राजनीतिक दबाव वाली कहानी। The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. Maybe we'll sell it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. ये व्यापार नहीं था, ये धमकी थी। और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी। जरा इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए कि अमेरिका किस तरह स्वतंत्र देशों को अपने उपनिवेश में बदल रहा है। पहली तस्वीर है मोहम्मद अल जुलानी की, दूसरी तस्वीर है निकोलस मादुरो की। इन दोनों पर कभी न कभी अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। एक वक्त मोहम्मद अल जुलानी अमेरिका की हिट लिस्ट में वांटेड आतंकी था। आज वही अमेरिका की मदद से सीरिया का नया राष्ट्रपति है। उसका स्वागत व्हाइट हाउस में किया जा रहा है। मोहम्मद अल जुलानी पर अमेरिकी सैनिकों की हत्या और हमलों के कई आरोप थे, लेकिन क्योंकि रूस और सीरिया की दोस्ती इस क्षेत्र में अमेरिका की अहमियत को कम कर रही थी, इसलिए अब मोहम्मद अल जुलानी अमेरिका का नया दोस्त है। दूसरी तरफ निकोलस मादुरो, जब राष्ट्रीयकरण के बाद मादुरो ने अपने देश के तेल को अमेरिका के साथ बांटने से इनकार कर दिया, तो मादुरो को नार्को टेररिस्ट बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका ने किसी देश के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया। 2003 में सद्दाम हुसैन को WMD के नाम पर पकड़ा, 2006 में फांसी दे दी गई। 1990 में पनामा के शासक मैनुअल नोरिएगा को भी अमेरिका ने इसी तरह पकड़ा। 2004 में हैती के राष्ट्रपति जा बर्टेंड एरिस्टाइड को अमेरिकी दखलंदाजी के कारण देश छोड़ना पड़ा। 1901 में फिलीपींस के राष्ट्रपति एमिलियो अगुइनाल्डो को फिलीपींस अमेरिकी युद्ध में गिरफ्तार किया गया। 2026 में निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया। इतिहास गवाह है, जहां तेल है वहां दखल है, जहां संसाधन है वहां सत्ता की भूख है, और वेनेजुएला आज उसी अमेरिकी भूख के सामने खड़ा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, खाड़ी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा। सऊदी अरब, ईरान, इराक सब इससे पीछे। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, दुनिया का लगभग 18%। सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल, ईरान के पास 208, कनाडा के पास 163 अरब बैरल और अमेरिका के पास सिर्फ 55 अरब बैरल तेल है। यानी वेनेजुएला के पास अमेरिका से 5 गुना ज्यादा तेल है। वेनेजुएला के पास करीब 5.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं। आयरन ओर, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के बड़े भंडार हैं। सस्ती बिजली की वजह से यहाँ भारी उद्योग लगाने की बड़ी संभावना रहती है। मतलब ये सिर्फ तेल नहीं, ये एक एनर्जी सुपरमार्केट है। इसलिए अगले 72 घंटे सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहम है। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर काबू पा लेता है तो वेनेजुएला का तेल अमेरिका को मिडिल ईस्ट के झंझट से काफी हद तक आजाद कर देगा। फिर किसी भी युद्ध के कारण हुई तेल की दिक्कत से अमेरिका को कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। यानी तेल मार्केट पर अमेरिका की मोनोपोली होगी। यूरोप में छिड़ा महायुद्ध रुकने की जगह हर गुजरते दिन के साथ और भड़कता जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, अब इसकी आंच बड़े शहरों और आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है। नए साल में भी यूरोप शांति नहीं बल्कि और बड़े टकराव के संकेत देख रहा है। नए साल पर पुतिन ने अपने पारंपरिक स्पीच को बहुत छोटा रखा, 3 मिनट से भी कम। यूक्रेन युद्ध का सीमित जिक्र किया, लेकिन शांति वार्ता, युद्ध के अंत और पश्चिम से बातचीत पर पूरी तरह चुप रहे। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए साल के संबोधन में कहा कि रूस शांति नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की जो कुछ कह रहे हैं और रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ हो रहा है वो एकदम वैसा नहीं है। 30 दिसंबर 2025 की रात रूस की राजधानी मॉस्को, अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। कड़ाके की ठंड थी और तापमान 0 से नीचे। अंधेरे से डूबे पूरा शहर सन्नाटा और डर के साए में आ गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ये एक यूक्रेनी ड्रोन हमला था।
मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सुबियानिन ने बताया कि रूस की एयर डिफेंस ने कई ड्रोन मार गिराए। एहतियात के तौर पर हवाई अड्डों पर उड़ानें रोक दी गई। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था कि यूक्रेन के हमले से अब मॉस्को भी सुरक्षित नहीं। मॉस्को के बाद दूसरा हमला तुआप्से रिफाइनरी पर हुआ। हमले की रात ब्लैक सी के तट पर बने तुआप्से पोर्ट में आग लग गई। आग की लपटों से सारा इलाका रोशन हो गया। यूक्रेन का निशाना बनी थी रूस की बड़ी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की तुआप्से ऑयल रिफाइनरी। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखता है कैसे रिफाइनरी आग की लपटों में घिर गई। डिस्टिलेशन यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा। यही यूनिट हर साल 12 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है और हर दिन करीब 2.5 लाख बैरल तेल का निर्यात होता है। यानी ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, सीधा रूस की अर्थव्यवस्था पर वार था। तुआप्से ऑयल रिफाइनरी पहले भी यूक्रेन के निशाने पर रह चुकी है। माना जाता है कि यह रिफाइनरी रूस की एनर्जी सप्लाई चेन की रीढ़ है। हालांकि इन हमलों को लेकर यूक्रेन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन जंग फिर से एक बार भड़क चुकी है। यूक्रेनी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ये हमले रूस की ओर से यूक्रेनी नागरिक ठिकानों पर हो रहे लगातार मिसाइल हमलों का जवाब है। साथ ही ये हमले यूक्रेन की लंबी दूरी तक ड्रोन मार करने की क्षमता भी दिखाते हैं। लेकिन रूस का जवाब क्या होगा? इतिहास गवाह है कि रूस हर हमले का जवाब देता है। रूस और यूक्रेन युद्ध में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। रूस पर आर्थिक दबाव है और यूक्रेन का ढांचा भी टूट गया है। 2025 में ही करीब 4 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए। युद्ध जारी है और 2026 तक खतरा बना रह सकता है। 31 दिसंबर 2025 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने 27 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 3 मॉस्को के इलाके में दाखिल हुए थे। रूस ने अपने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के निशाने पर अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके भी हैं। 19 दिसंबर 2025 को यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले ने साफ कर दिया कि जंग का असर अब सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले से रूस और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। पहले राष्ट्रपति पुतिन के निजी ठिकाने को निशाना बनाया गया और फिर राजधानी मॉस्को पर हमला हुआ। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ऐसा हमला था जिसने रूसी नागरिकों को सीधे डर के साए मिला दिया। साथ ही इसने उस दावे को भी चुनौती दी कि रूस का दिल यानी मॉस्को पूरी तरह सुरक्षित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कई मौकों पर यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं और बड़े नुकसान की बात कह चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात में इन चेतावनियों को अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। हाल की घटनाओं के बाद संकेत मिल रहे हैं कि रूस का रुख और सख्त हो सकता है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में रूस की रणनीति और कदम पहले से ज्यादा कड़े और निर्णायक हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन पहले भी यूक्रेन को विनाश की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन धमकियों को पहले से कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। रूस के तेवर और सख्त हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब भी शांति की कोई उम्मीद बची है? 2026 आते आते इसका जवाब फिलहाल ना में ही दिख रहा है। रूस यूक्रेन को डीनाजीफाई और डीमिलिटराइज करने की बात कहता है, जबकि यूक्रेन करीब 20% इलाका गंवाने के बावजूद मोर्चे पर डटा हुआ है। अमेरिका और नेटो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. President Putin today, I mean, he wants to see it happen. He wants to see it. He told me very strongly. We have to get their plan approved by Parliament or by referendum of the people. You would think that they want, I know they had a poll that it's 91% in favor of ending this war, so they want to end it like everybody wants. Russia wants. वहीं चीन और कुछ ग्लोबल साउथ के देश रूस का समर्थन कर रहे हैं।
यानी ये लड़ाई अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं रही, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव का रूप ले चुकी है। 2026 में यकीनन रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है। अब करीब 4 साल पूरे हो गए हैं इस युद्ध को चलते हुए। 5वां साल फरवरी में शुरू होने वाला है और मेरे विचार से रूस ने जितनी वहाँ पर टेरिटरी अपना ऑक्यूपाई करनी थी वो कर चुका है। इसके आगे एकदम स्टेलमेट जैसा हो गया है। प्रयास बहुत कर रहा है रूस, परंतु उसको टेरिटरी नहीं मिल रही है और यूक्रेन भी क्षति पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है रूस को। उसकी जो पाइपलाइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है जो रूस को रोक सके। तो मेरे विचार से यकीनन बहुत अच्छा अंदेशा है जो 2026 में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। मॉस्को पर हुआ ड्रोन हमला एक साफ चेतावनी है कि ये जंग अब सीमाओं तक सीमित नहीं रही। अगर कूटनीति कोई बड़ा रास्ता नहीं निकाल पाती तो 2026 में दुनिया इस युद्ध का और भी ज्यादा खतरनाक और व्यापक रूप देख सकती है। युद्ध के बादल अब एक और क्षेत्र में घिरते हुए देखे जा सकते हैं। चीन ने 30 दिसंबर को ताइवान स्ट्रेट में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। सवाल उठने लगे कि क्या चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन वर्षों से ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता रहा। फाइटर जेट्स और सबमरीन। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर और दक्षिण यानी 2 तरफ से ताइवान को घेरने की पूरी रिहर्सल कर डाली। इसके जवाब में ताइवान ने भी पलटवार किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैन्य अभ्यास वीडियो जारी किया है। साफ संदेश है कि ताइवान भी तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवान में रहने का मतलब है आजादी, लोकतंत्र और शांति के साथ जीना, और आम लोगों की जिंदगी से कोई समझौता नहीं होगा। रोजमर्रा की जिंदगी की रक्षा ताइवान की सेना का मिशन है और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए फौज पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ चीन का इरादा कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने 10 घंटे की लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की। समुद्र और आसमान दोनों में गोलीबारी करके ये आजमाया कि युद्ध के हालात में चीन का हमला कैसा होगा। चीन की रणनीति बिल्कुल साफ है। ताइवान की सप्लाई लाइन काटो, उसे दुनिया से अलग थलग करो और बिना सीधे युद्ध के घुटनों पर लाओ। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी आग में घी डाला। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान चीन का आंतरिक मामला है और पूर्ण एकीकरण चीन का ऐतिहासिक मिशन। दूसरी तरफ ताइवान भी अपनी तैयारी कर रहा है। 31 दिसंबर तक ताइवान ने चीनी घुसपैठ को लेकर दुनिया के सामने चौंकाने वाले आंकड़े रखे। ताइवान ने कई चीनी विमानों और जहाजों की घुसपैठ को दर्ज किया है। 77 चीनी विमान, 17 नौसैनिक जहाज, 8 सरकारी चीनी पोत, इनमें से 35 विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार कर ADIZ में घुस आए। आसान भाषा में कहें तो चीन ने फिर से रेड लाइन मिटा दी, लेकिन ये सब अचानक नहीं हो रहा। 2022 में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ये चीन का छठा बड़ा सैन्य अभ्यास है। हर ड्रिल पिछली से बड़ी, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खतरनाक है। चीन ताइवान को संदेश दे रहा है कि आजादी का विकल्प धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या आने वाले समय में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन सीधा हमला तुरंत नहीं करेगा, लेकिन खतरा बिल्कुल असली है। ये बहुत खतरे की बात है और चीन और ज़्यादा प्रोवोकेशन कर रहा है और ज़्यादा उत्तेजित कर रहा है, क्योंकि वो उसने अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। जो भी ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो जोन्स हैं उसको वो भेद कर, चाहे वो अपने हवाई जहाज वहाँ पर ले जा रहा है या अपनी शिपिंग वहाँ पर ले जा रहा है, और बहुत ही थ्रेटन कर रहा है। वो ऐसे कोई थिएटर प्रोग्राम्स बना रहा है जिससे कि सिम्युलेट किया जा सके जो कैसे ताइवान के ऊपर हमला किया जा सकता है। ताइवान को चारों तरफ से घेरा जाए और उसके ऊपर हमला किया जाए और उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, न केवल ताइवान के लिए परंतु और जो देश हैं जापान के लिए, और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व के देश हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। पूरे विश्व की स्थिरता के लिए और शांति के लिए बहुत चिंता का विषय है।
अगर चीन हमला करता है तो ये केवल चीन ताइवान का युद्ध नहीं होगा, इसमें अमेरिका भी आएगा। अमेरिका भले ही युद्ध में सीधे तौर पर न उतरे, लेकिन ताइवान को मदद मिलना तय है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस पहले से ही चीन के रवैये पर सवाल उठाते रहे। मतलब साफ है कि पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ सकता है, और असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। ताइवान है दुनिया का सेमीकंडक्टर हब। अगर ताइवान रुका तो मोबाइल से लेकर मिसाइल प्रोडक्शन पर ब्रेक लगेगा। दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। सवाल बड़ा है कि क्या यह नया वर्ल्ड वॉर फ्रंट होगा? यूक्रेन, मध्य पूर्व और ताइवान, 3 मोर्चों पर दुनिया खड़ी है। ताइवान के चारों तरफ चीन की बढ़ती घेराबंदी एक साफ चेतावनी है। ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इरादे का संकेत है। मतलब साफ है कि 2026 में युद्ध तय नहीं, लेकिन शांति भी तय नहीं। दुनिया एक और बड़े टकराव के बहुत करीब खड़ी है। ईरान जल रहा है और उसकी तपिश ईरान के सुप्रीम लीडर तक महसूस कर रहे हैं। ये विद्रोह केवल सड़कों पर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर भी है। ईरान के हालात कुछ ऐसे समझ लीजिए कि बंदूकें जनता पर तनी है और जनता तानाशाही के सामने। ये सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि ये बगावत है। ये कहानी है उस ईरान की जो अपने ही हुक्मरानों से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है। ईरान की सेना सड़कों पर गोलियां चला रही है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। हर जगह डर और अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन गोलियां थम नहीं रही हैं और न ही रुक रही है बगावत। ये तस्वीर देखिए, सामने मोटरसाइकिल पर सवार वही पुलिस जिससे अब तक ईरान के लोग खौफ खाते थे। लेकिन इस युवक को न गोली का डर है न मौत की परवाह। वो सड़क पर बैठा है और पुलिस हैरान है। ये तस्वीर अब ईरान की हिम्मत बन चुकी है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की इकोनॉमी को लगभग तोड़ कर रख दिया है। लोगों के पेट और जेब दोनों खाली है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। भूख और बेरोजगारी ने लोगों के डर को मार डाला है। उनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो तेल के निर्यात से उनको मिलता था पैसा, वो बंद हो गया है। इससे ईरानियन रियाल के दाम में बड़ी भारी गिरावट आई है और इसकी वजह से महंगाई की दर बढ़ गई है। और इन दोनों के कारण से लोगों को अपनी जो जीवनचर्या है उसको चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है। और यही कारण है कि वहाँ पे इस समय जो बाजार है, जो व्यापारी वर्ग है, और उन्होंने ये अपने प्रदर्शन शुरू किए हैं। ये देखना है कि ये कहाँ तक जाता है। जो वहाँ की सत्ता है, सरकार है, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, परंतु अब इसके पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं और इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी ये पूरे सभी शहरों में नहीं जा पाए हैं, परंतु फिर भी करीब 5-6 लोग मारे गए हैं। 5-6 दिन हो गए हैं, प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मेरे विचार से जरूर वहां पर उस सत्ता को, खमेनी की सत्ता को बहुत बड़ा खतरा है इस समय। लोगों का कहना है कि वो इस शासन से तंग आ चुके हैं। हवा में खामेनेई की मौत के नारे गूंज रहे हैं। اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین. सरकारी दफ्तर, यहाँ तक कि पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन ये सिर्फ विरोध पर नहीं है। सवाल है, क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है? अगर आप देखें ईरान की आज की स्थिति और उसका कंपेयर करें जो
2019 में प्रदर्शन हुए थे, जो 2022 में प्रदर्शन हुए थे, उसके मुकाबले तो बहुत ही छोटा सा, बहुत बहुत कम और या लिमिटेड स्तर पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई सत्ता परिवर्तन या किसी बड़े परिवर्तन की तो कोई संभावना नहीं है। आज ईरान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में महंगाई 50% से ऊपर पहुंच चुकी है और ईरानी मुद्रा रियाल अपने इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में है। एक अमेरिकी डॉलर के बदले 13 से 14 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की परचेजिंग पावर पूरी तरह टूट चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि 21 में से 21 प्रांतों में हड़ताल चल रही है। खास तौर पर एलन मस्क से स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने की मांग की जा रही है, क्योंकि सरकार इंटरनेट बंद करने की तैयारी में है। ईरान में हर बड़े आंदोलन का पहला शिकार अक्सर इंटरनेट ही बनता है। जो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, जब भी प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 40-46 साल में, तो उसमें जो अमेरिका है, बड़े देश हैं, इजराइल है, मोसाद है, CIA है, वो ज़रूर किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसा नहीं है जो वो होम ग्रोन प्रोटेस्ट तो है, परंतु उसमें सपोर्ट ज़रूर इन बाहरी शक्तियों का, और जैसे अमेरिका है या और रूस और चीन तो नहीं सहायता करेंगे, परंतु अमेरिका और इजराइल का वहाँ पर, और चाहे अगर थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया हो या और देशों का सपोर्ट इसमें हो, परंतु ये इतना कारगर नहीं हो पाएगा जब तक कि वहाँ की अपनी जनता पूरे तरीके से ये जो विद्रोह है, ये जो प्रोटेस्ट है, इसको अपने हाथ में नहीं लेती है। और अब जो देख रहे हैं, क्योंकि इतना समय गुजर गया है, तो जो वहाँ की जनता है उसमें रोष बहुत आ गया है। उसमें जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत बढ़ गई हैं। तो आगे चलते हुए ये ज़रूर हो सकता है, बहुत ही इसका अंदेशा है, जो प्रोटेस्ट हैं वो और बढ़ जाएं और पूरे देश व्यापी हो जाए। सोशल मीडिया पर दो चेहरे बार बार सामने आ रहे हैं। एक है ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा शाह पहलवी और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अमेरिकी ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। सड़कों पर शाह जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ खुली बगावत का संकेत है। रजा पहलवी साहब कह चुके हैं कि ये शासन अपने आखिरी पड़ाव पर है, कमजोर, बटा हुआ और जनता के साहस को दबाने में असमर्थ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिर्फ बयान देने के बजाय ठोस कार्रवाई की मांग की। ईरान के भीतर के माहौल और उससे पैदा हुए समीकरण के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप ईरान पर पूर्ण युद्ध छेड़ रहे हैं। पेजेश्कियन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो उन्हें और भी निर्णायक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अंत में ईरान के लोग आज अपने शासकों से 3 बुनियादी मांगे कर रहे हैं: रोटी, रोजगार और आजादी। यमन की जमीन पर दो दोस्त, दो सहयोगी आमने सामने। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। कभी हूथियों के खिलाफ साथ लड़ने वाले ये देश अब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। क्या अरब गठबंधन टूट रहा है और यमन क्या अब नई जंग का मैदान बन रहा है? यह है यमन का मुकल्ला बंदरगाह। अरब सागर का यह इलाका अब केवल व्यापारिक पोर्ट नहीं है, बल्कि अरब दुनिया की अंदरूनी लड़ाई का मैदान बन गया है। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया। सऊदी सेना के मुताबिक यहां जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उन पर हथियार और सैन्य वाहन लदे हुए थे, लेकिन सऊदी अरब का दावा है कि ये हथियार हूती विद्रोहियों के लिए नहीं थे। ये हथियार दिए जा रहे थे यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC को। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन का एक अलगाववादी संगठन है जिसका गठन 2017 में हुआ। STC की मांग साफ है, दक्षिण यमन को एक अलग देश बनाया जाए, जैसे 1990 से पहले था। STC को UAE का खुला समर्थन है,
चाहे वो हथियार हो, ट्रेनिंग हो या राजनीतिक समर्थन। एसटीसी हाल के महीनों में हदरमौत और मेहरा में सऊदी समर्थित बलों को चुनौती देता रहा है। इन्हीं इलाकों में एसटीसी ने दक्षिण यमन का झंडा फहराया और सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस को हटाने की कोशिश की। सऊदी अरब ने साफ कहा कि यह शिपमेंट उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा था, क्योंकि ये हथियार हदरमौत और मेहरा जैसे उन इलाकों में पहुंच रहे थे जो सीधे सऊदी सीमा से सटे हैं। सऊदी का आरोप है कि एसटीसी इन इलाकों में सऊदी समर्थित बलों को हटाने की कोशिश कर रहा था और यही वजह बनी मुकल्ला पर हवाई हमले की। हमले के बाद यूएई ने हथियार भेजने के आरोपों से इनकार किया। हालांकि बाद में ये जरूर माना गया कि सैन्य वाहन भेजे गए थे। यूएई का दावा है कि ये वाहन उसके अपने बलों के लिए थे, एसटीसी के लिए नहीं। सऊदी अरब ने इस सफाई को पूरी तरह खारिज कर दिया। तनाव इतना बढ़ा कि हमले के 24 घंटे के भीतर यूएई ने यमन से अपनी बची हुई सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की ओर से यूएई बलों को यमन छोड़ने का संदेश दिया गया। मुगल्ला पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये साफ संकेत है कि यमन में लड़ाई अब सिर्फ हूथियों तक सीमित नहीं रही। जो देश कभी एक ही मोर्चे पर थे, आज वही आमने सामने हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरब का ये हमला पूरे अरब गठबंधन के लिए एक बड़ा अलार्म माना जा रहा है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।